हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास अराउंड 60 दिन बचे हैं आप सभी के प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो जैसा मैंने आपसे आपसे सुजेशंस मांगे थे कि क्या आप नई चीज़ें चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक तो आप सभी की डिमांड थी कि थोड़े सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम और डिटेल में कर पाएँ, डेफिनेटली उसके साथ ही थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी। तो यहाँ पर मैंने क्या डिसाइड किया कि जो मंडे वेंसडे फ्राइडे होगा ना, वहाँ पर शाम के टाइम पर हम डिस्कस किया करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है ना, पॉलिटी इकोनॉमी हर सब्जेक्ट के अंदर ना कोई ऐसे टॉपिक्स होते ही हैं जो बार बार साल दर साल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, प्लस साथ साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसी तरह से ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सी सेट का डिस्कशन। ठीक है, सी सेट के अंदर भी कुछ हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जो काफी रिपीटेड रहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट प्लस साथ ही साथ उसके भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। तो चाहे पेपर 1 हो एंड साथ ही साथ जो हमारा पेपर 2 है, इन दोनों के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे ना छूटे। तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो रोज मंडे वेंसडे फ्राइडे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट पेपर 1 के, एंड उसी तरह से थर्सडे ट्यूसडे एंड सैटरडे को हम बाकी पेपर 2 के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किया करेंगे। तो आप मेक श्योर कि शाम के टाइम पर यहाँ पे अराउंड 4 बजे के टाइम आप इसके साथ जुड़ जाइएगा और इसको अच्छे से देखिएगा। बहुत हेल्पफुल आप सभी के लिए सीरीज रहने वाली है। आज की न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्कशन है रिगार्डिंग जो राहुल गांधी जी है, उनको आप सभी जानते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो थे उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब मैंने जैसा आपको बताया था ना कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे, तो बिल्कुल 25 मार्च का जो आप एडिटोरियल डिस्कशन है जो सुमित सर ने किया है, वहां पर इस टॉपिक को सर ने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो मेक श्योर आप उसको देख लीजिए। जो भी प्रीलिम्स का पार्ट है वो भी वहां पे कवर्ड है, जो मेंस का पार्ट है वो भी डेफिनेटली वहां पर कवर्ड है। तो चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। पिछले लेक्चर के अंदर यानी कि सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन के रिगार्डिंग। अब देखो, सोलोमन आइलैंड आखिर न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक चाइना की स्टेट कंपनी है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है सोलोमन आइलैंड्स के अंदर पोर्ट रीडेवलपमेंट के रिगार्डिंग। होनियारा अगर मैं बात करूँ ना, ये इसकी कैपिटल है दरअसल में सोलोमन आइलैंड्स की। तो वहां पर इसने ये प्रोजेक्ट जीता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर है। देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सर। तो सदर्न वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर ना ये पर्टिकुलर कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप नोटिस करना, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पपुआ न्यू गिनी हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आपको वनाटू देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन से ओशन में लाई करता है। इसकी जो कैपिटल है होनियारा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। और इसके सबसे बड़े आइलैंड जो कि है ग्वाडल कैनाल, यहाँ पर आपको ये इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको कोरल अटोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेलानेशिया के अंदर। तो ये कुछ लोकेशंस हैं। इसके ज्यादा डिटेल्स भी मैंने थोड़े दी रखी है, बट ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा माउंट पोपोमैंसियो, जो कि लोकेटेड है जिसके सबसे बड़े आइलैंड गुडाल कैनाल के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ईस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये है पपुआ न्यू गिनी। और साथ ही साथ ये नॉर्थ वेस्ट है वनाटू के, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया भी था। एक इंपॉर्टेंट चीज कि सोलोमन आइलैंड्स ने अपनी इंडिपेंडेंस अचीव करी थी ब्रिटिश से एज अ रिपब्लिक इन 1978। तो ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूज में है डेफिनेटली, प्लेस न्यूज की तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला है आज के लिए हमारा आपका होमवर्क जो है दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। अब आप सभी ने मुझे ये बताना है क्यों न्यूज में थी, कहां पर लोकेटेड है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला होमवर्क है वो है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है किन पर्पजेस के लिए दी जाती है। इसका भी आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, राइट। अब चलते हैं आगे। एक टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज काशी तमिल संगमम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर काशी तो बनारस की बात हो रही है, वाराणसी की बात हो रही है, वेर तमिल हम बात कर रहे हैं नीचे साउथ की, राइट। अब ऐसा क्या बात हो रही है यहाँ पे? देखो, हमारे यहाँ पे ना कुछ नॉर्थ के ट्रेडिशंस हैं, कुछ साउथ के ट्रेडिशंस हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं ना, हमारा जो नॉर्थ और साउथ है इनका कल्चर हो गया, इनके नॉलेज हो गया, इनको थोड़ा पास में लेकर आना चाहते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट हम संगम देखने को कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहले होगा हमारा यहाँ पे वाराणसी के अंदर ये काशी तमिल संगमम। उसके बाद होगा हमारा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र सर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, जो काठियावाड़ वाला रीजन है ना, पेनिसुलर रीजन गुजरात का, वहां पर।
एंड साथ ही साथ तीसरा हमारा यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट हम क्यों करा रहे हैं संगमम, ये इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि हम बात किसकी करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, ठीक है ना। भले ही देखो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडिया के कल्चर में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट डेफिनेटली हम है तो एक ही, ठीक है ना। तो दोनों की नॉलेज को, दोनों के कल्चर ट्रेडिशन को हम साथ में लेकर आना चाहते हैं, और एक तरह से पीपल टू पीपल बॉन्ड, लोगों के बीच में जो एक तरह से संबंध है उनको और भी क्लोज लेकर आना चाहते हैं, यही हमारा फोकस है। बाकी ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हो 75 ईयर्स हमारे हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, और अब हम 100 ईयर्स की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को लाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पर अकेली मिनिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, इसके साथ में डिफरेंट मिनिस्ट्री जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर हो गया, टेक्सटाइल, रेलवे, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सभी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। और ये जो काशी तमिल संगम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी यहाँ पे इन्वॉल्व है साथ में ही। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज आईआईटी मद्रास और बीएचयू भी यहाँ पर हमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ यही एक नहीं है, इसके साथ में कहाँ पे होगा, सौराष्ट्र तमिल संगमम भी होगा गुजरात के अंदर, एंड लास्टली उत्तर प्रदेश के अंदर केदारनाथ तमिल संगमम भी हमें देखने को मिलेगा, जो भी एक तरह से क्या करेगा, जो बताएगा कि किस तरह से बहुत लंबे टाइम से साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साथ इंपॉर्टेंट लिंकेज है। आप जानते हो ना, जैसे चार धाम के बारे में, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ चार धाम की, आप देख सकते हो बद्रीनाथ हो गया, आपका द्वारका हो गया, आपका पुरी हो गया, एंड रामेश्वरम हो गया। तो डेफिनेटली हम इनके बारे में पढ़े हुए हैं, चार धाम के बारे में। उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भी आपको चार धाम देखने को मिल जाते हैं, जो छोटा चार धाम जिसको बोलते हैं, या फिर उत्तराखंड का चार धाम, यहाँ जहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ हो गया और केदारनाथ, ये भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उसी तरह से जो केदारनाथ है आप सभी जानते हो, तो इसी का पार्ट बन गया, जो विच इज वन ऑफ द 4 सेक्रेड श्राइन्स ऑफ शिवा, ठीक है। उत्तराखंड के चार धाम में भी देखने को मिलेगा। और ये जो केदारनाथ है ये सिचुएटेड है कहाँ पर, बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंगास हैं उसमें से 11th ये भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, ये तमिल संगमम हो गया, काशी तमिल संगमम एंड सौराष्ट्र तमिल संगमम एंड केदारनाथ तमिल संगमम के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गिलेटिन। देखो, अगर आपने ना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो वेरी श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा इस वर्ड को, राइट। अब होता क्या था ना उस टाइम पर, जो मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के टाइम पे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, आप सभी जानते होंगे, तो एक तरह की मशीन हुआ करती थी। इस मशीन के थ्रू होता क्या था, अगर किसी का सर काटना है ना, तो इस तरह से इसको काट दिया जाता था इस मशीन के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर जब हम बात करते हैं गिलोटिन की, यहाँ दरअसल में बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की डिस्कशन के बारे में। अब होता क्या है ना, कई बार ना डिस्कशन बहुत लंबा चल जाता है, फिर हमें करना होता है कि नहीं यार, अब इस डिस्कशन को खत्म करो, आप जो बिल है ना इसको पास करो जल्दी से जल्दी। तो होता क्या है, सारी चीजों को एक तरह से इकट्ठा क्लब कर दिया जाता है, एंड उसको फिर डायरेक्टली उसके ऊपर हम वोटिंग करवा दी जाती है, इसी को बोलते हैं गिलेटिन, ठीक है ना। तो अभी आप नोटिस कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्टेलमेट चला हुआ है, ठीक है, डिस्कशन तो कोई हो नहीं रहा, आपस में ही जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में थोड़ी लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर कुछ एमपीज का कहना है कि यार भाई इसको बंद करो, सीधा आपने जो फाइनेंस बिल की पार्ट हो रही है इसको एक तरह से पास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन तो कोई हुआ ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो लेजिस्लेटिव लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मीनिंग यही है बुलेटिन का, कि सभी चीजों को एक तरह से बंच टुगेदर कर दिया, मतलब उनको इकट्ठा करके एक सिंगल के थ्रू एक पास करना, इसी को बोलते हैं बुलेटिन। तो काफी कॉमन प्रोसीजरल एक्सरसाइज है, लोकसभा के अंदर देखने को मिलती है, स्पेशली इन द बजट वाले सेशन के अंदर। देखो हुआ क्या, आप खुद सोचो, जैसे मान लो अब बजट का प्रोसेस होता क्या है, पहले तो बजट बन गया मान लो, अब 1 फरवरी को जैसे बजट जो था वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा वहां पे रखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोटिस करो, एक बार बजट प्रेजेंट हो गया ना, उसके बाद जो पार्लियामेंट है ना वो रिसेस में चली जाती है अराउंड 3 हफ्तों के लिए। सिर्फ 3 हफ्ते क्या करेंगे, 3 हफ्ते जो कमेटीज होती हैं, जो हाउस की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, वो देखती हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स के रिगार्डिंग, कि कितनी डिमांड फॉर ग्रांट्स है, कि ठीक है, खराब है, उनके ऊपर क्या चेंजेस चाहिए, ये सारी चीजें। फिर एक बार इनकी जो रिपोर्ट्स आ गई, फिर क्या होता है, जो बीएसी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो एक शेड्यूल लेकर आती है कि कब इनके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होगा पार्लियामेंट के अंदर। अब टाइम तो कम है, ठीक है ना, अब हर किसी ने भी जो भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज का एक्सपेंडिचर तो हम नहीं देख सकते। तो होता क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का डिस्कशन हम ले आते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब जैसे ही ये मतलब डिबेट्स वगैरह होती हैं और मतलब इनसे ये खत्म हो जाती हैं, तो स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर गुलेटिन को अप्लाई करते हैं, और जितनी भी आउटस्टैंडिंग ग्रांट्स होती हैं उनको डायरेक्टली हम वोटिंग के लिए डाल देते हैं, इसी का नाम होता है गुलेटिन।
अब मान लो जब डेट्स दे रखी थी कि बजट हमने इतने टाइम में पास करना है, ठीक है, जो आखिरी दिन है बजट सेशन का, उससे पहले पहले हमें पास करना है, तो वहां पर अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो सारी चीजों को क्लब कर दिया जाएगा और बुलेटिन के माध्यम से उनको पास कर दिया जाएगा। यही मीनिंग होता है यहाँ पर बुलेटिन का। अब इसका काम क्या होता है? काम यही होता है कि टाइमली मैनर के अंदर हम फाइनेंस बिल को पास कर दें और जो भी एक्सरसाइज थी लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज उसको टाइम पर हम कंप्लीट कर दें। दिस इज द मीनिंग ऑफ बुलेटिन। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वैदिक हेरिटेज पोर्टल। अब ये क्या चीज है? पहली बात तो नोटिस करो कि हमारे जो होम मिनिस्टर जी है ना, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल को। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्रिएट किसके लिए किया है। क्रिएट किया गया है बाय IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, न्यू दिल्ली के द्वारा इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है। खुद सोचो एक बार, वैदिक हेरिटेज क्या मीनिंग हो सकता है? देखो वेद के अंदर ना हमारे जो चारों वेदास है उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैसेजेस उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल। तो ये जो मैसेजेस हैं ये लोगों तक कहीं ना कहीं पहुंच पाए और लोगों के अंदर जो वेदों की नॉलेज है वो पहुंच पाए। यहाँ पर फोकस वैदिक हेरिटेज पोर्टल का यही है। अगर आप नोटिस करोगे ना, जो IGNCA है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक हमें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पोर्टल होगा वैदिक हेरिटेज पोर्टल, ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। कुछ भी आपको वेदर्स के बारे में जानना है, ठीक है ना, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, इनके ओरल ट्रेडिशन हो गया, टेक्सुअल ट्रेडिशन हो गया, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, किसी भी चीज के बारे में वेदास के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ में ही इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी चारों वेदास की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो कहने का पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि वेदों के रिगार्डिंग कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज उदयगिरी खंडनगिरी केव्स। अब ये भी देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री बुक्स के वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो इसको समझो कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दैट इज ASI, उसने बोला है कि जो खंडागिरी केव्स हैं और उदयगिरी केव्स हैं, ये काफी तेजी से यहाँ पे डिटोरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो काफी मेजर यहाँ पे तेजी से ये इरोड हो रही है। तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन की बड़ी जरूरत है इन चीजों को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। अब अगर थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलें कि कब इनको फॉर्मेशन हुआ, तो आप देख सकते हो कि नियरली फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी BC के बीच में कहीं ना कहीं किंग खारवेल जो थे ऑफ मेघवाहन डायनेस्टी, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। कहां पर सर? आज के टाइम पर जो उड़ीसा के अंदर जो भुवनेश्वर जगह है, वहां के आसपास कहीं हमें ये देखने को मिलते हैं, भुवनेश्वर के बिल्कुल नजदीक में। साथ में अगर आप नोटिस करो, फिर बाद में इनको क्या हुआ, 19th सेंचुरी के अंदर जो एंड्रयू स्टर्लिंग थे ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया कि अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी रॉक कट केव्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा ये जो आप अगर नोटिस करोगे तो कुमारी पर्वता, ठीक है, वहां पर हमें ये देखने को मिलती है इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा हमारे लिए डेफिनेटली ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही केव्स को बिल्ड किया गया था कुमारी माउंटेन रेंज के ऊपर। किस लिए? ताकि जैन मॉन्क्स के लिए, ठीक है ना, एक तरह से वो अपनी वहां पे रह पाए, वहां पे मेडिटेट कर पाए, ठीक है। बाद में हमें देखने को मिला, जैसे फॉर एग्जांपल 7th से 12th सेंचुरी के बीच में जो उदयगिरी थी, वहां पर एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर भी बन गया, ठीक है। स्टार्टिंग में बनाया गया था जैन मॉन्क्स के लिए ताकि वो रह पाए, बट अकॉर्डिंगली टाइम के साथ साथ उसमें थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते रहे। अगर आप नोटिस करोगे तो जो यहाँ पर जो 117 केव्स हैं, ठीक है ना, आज के टाइम पर सिर्फ उनमें से 33 ही हमें देखने को मिलती हैं, सिर्फ इतनी ही सर्वाइव करी हैं। और अगर प्रोटेक्शन नहीं किया गया ना तो इससे भी कम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोटेक्शन यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर हम देखें 18 केव्स की, ठीक है, तो यहाँ पर उदयगिरी के हिल के ऊपर 18 केव्स हमें देखने को मिल जाएंगी और जो खंडागिरी हिल्स हैं वहां पर हमें टोटल 15 देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से 33 आज के टाइम पर यहाँ पर सर्वाइव करती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो जो ASI है, ध्यान रखना, ASI सबका इंचार्ज नहीं है कि पूरी सारी की सारी केव्स ASI के अंतर्गत नहीं आती, नहीं। ASI जो है वो उदयगिरी केव्स का इंचार्ज है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो जो उदयगिरी केव्स के अंदर मेजर जो अट्रैक्शंस हैं, हाथी गुम्फा हो गया, रानी गुम्फा हो गया, गणेश गुम्फा हो गया एंड व्याघ्र गुम्फा हो गया, इनके यहाँ पे हमें मेजर अट्रैक्शंस हमें देखने को मिलती है उदयगिरी के अंदर। जो खंडागिरी केव्स हैं ये यहाँ पे AFSI के अंतर्गत नहीं है, ठीक है ना। तो उदयगिरी है, खंडागिरी नहीं है। तो खंडागिरी के अंदर से क्या क्या आ गया, जैसे बाराभुजी गुम्फा हो गया, त्रिशूल गुम्फा हो गया, अंबिका गुम्फा हो गया, ये यहाँ पर मेजर अट्रैक्शन यहाँ पे खंडागिरी केव्स के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर केव्स की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो या तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। एंड इनको, इन दोनों केव्स को आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट के तौर पे भी जाना जाता है, लिस्ट मतलब इसके तौर पे लिस्ट किया गया है बाय ASI। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने समझा कि
ओडिशा के भुवनेश्वर के बिल्कुल नजदीक में स्थित है। एंड कौन से किंग ने बनाई थी? किंग खारवेल। कब बनाई थी सर? 1st to 2nd सेंचुरी बीसी, मेघवाहन डायनेस्टी के जो बिलोंग करते थे, राइट। अब देखो कई बार ना इसी के साथ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, ये होमवर्क नहीं है, बस बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पूछा था कि चैत्य और विहार आखिर होते क्या हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा चीज है। जो चैत्य होते हैं ना, वो होते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। वैसे जब हम बात करते हैं विहार की, ये एक डिवेलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है, एक तरह रेजिडेंशियल एरिया आप मान सकते हो। तो चैत्य और विहार के बीच में भी आपको डेफिनेटली फर्क पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब पिछले सेशन के अंदर, दैट इज सैटरडे को, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पॉलिटी का, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो हमारा जो संविधान है ना, उसने क्या किया है, उसने जो सिस्टम है ना, थोड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। एक्चुअल में ना ये है क्या, ये ब्रिटिश का थोड़ा सिस्टम है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, आप जैसे आप जानते हो ना, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक तरह का कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, जो हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो लेजिस्लेचर से ही तो आते हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। इसके साथ ही यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी रूल हमें देखने को मिलता है, कि जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होती है, वही यहाँ पे सरकार बनाती है। साथ में यहाँ पे हमें एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। नॉमिनल का मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया, और रियल एग्जीक्यूटिव हो गए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, या फिर जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके साथ में हो गया, ठीक है ना। और ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, या फिर रेदर आई शुड से लोकसभा के लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर मिनिस्टर्स, अगर हमारी सरकार जो है वो कहीं कॉन्फिडेंस खो देती है लेजिस्लेचर के अंदर, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और एक्चुअल में यही बात होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, कि जो हमारी जो सरकार है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है किसको? पार्लियामेंट को, और उनके द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बार बार यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आखिर होता क्या है, और ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑल दो ब्रिटिशर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग है, हमारा थोड़ा सा अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो कैसे आते हैं? उनके लिए भी इलेक्शन है, ठीक है। पर यहाँ पर ब्रिटिश के अंदर इलेक्शन नहीं होता, वहां पर तो आप जानते हो किंग क्वीन जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मोनार्की है एक तरह की, वहां पे हमें देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ जो एग्जीक्यूटिव हो गया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही हमारे जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं से भी हो सकते हैं, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी। जैसे फॉर एग्जांपल करेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो लोकसभा से आते हैं वाराणसी से। उससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जो मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो वो राज्यसभा से आते थे। तो इस तरह से हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है कहीं से भी हो सकते हैं। बट ब्रिटिश के अंदर क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको जो लोअर हाउस होता है वहीं से आ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फर्क हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बिटवीन ब्रिटिश ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया और इंडिया का हो गया। पर आपको मेन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मीनिंग यही है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, और उसके द्वारा उसके रिमूव भी किया जा सकता है, राइट। तो आज के लेक्चर के बेसिस के ऊपर ये 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसी तरह से पिछले लेक्चर के अंदर मैं अपने जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उनका क्विकली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला, एक्सरसाइज वायु प्रहार क्या इंडिया और जापान के बीच है? द आंसर इज फॉल्स। ये मैंने आपको समझाया था कि इंडियन आर्मी और साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स है, उनके बीच में एक तरह की एयर लैंड एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, जिसको ज्वाइंटली इन दोनों ने कंडक्ट किया है। इसी का नाम है एक्सरसाइज वायु प्रहार। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, टीबी के रिगार्डिंग है। टीबी हमने समझा था, क्या वायरस के द्वारा इसको कॉज किया जाता है? सर ये भी फॉल्स है। हमने देखा था ना, एक बैक्टीरिया होता है, क्या नाम था बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। तो इस बैक्टीरिया के द्वारा इसको कॉज किया जाता था, जो हमारा मोस्ट कॉमनली ये लंग्स को ये इफेक्ट करता था, तो वो भी हमने अच्छे से समझ लिया था। अरुद्रा, क्या 4D रोटेटिंग रेडार है? ये बात बिल्कुल ठीक है सर, है ना, हमने समझा था इसको। उसी तरह से सोलोमन आइलैंड्स, ये तो अभी पढ़ा, क्या साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? ये बात भी ट्रू है, राइट। लास्ट स्टेटमेंट, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, क्या 2014 में हमने देखा था इसको, एक फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन किया गया था? सर ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये एक्चुअल में 2018 में हुआ था, ठीक है ना। अराउंड 131.5 किलोमीटर की ये हमें ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन हमें देखने को मिलती है, जो हमें कहाँ से कहाँ देखने को मिलती है? सिलीगुड़ी, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर,
कहाँ तक? परबतीपुर तक, ठीक है, जो कहाँ पर है? दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां तक ये जाएगी। और इसका फाउंडेशन स्टोन 2014 में नहीं 2018 में था। तो यहाँ पर पांचवी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसी तरह से इन पांचों स्टेटमेंट का भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एंड इसके साथ ही जो मैंने आपसे लोकेशन पूछी है, ठीक है, जो नॉर्थ स्ट्रीम की, प्लस साथ में ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है उसका भी सही आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लस साथ में ही जो हमने डिस्कशन किया था कि मंडे वेंसडे फ्राइडे को आप डिस्कशन करोगे, ठीक है, शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एंड साथ में ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को जो सी सेट डिस्कशन है हम उसको जारी रखेंगे, ताकि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। इसके साथ ही अगर आप उसको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।